नमस्कार दर्शकों। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति, कुछ करने का जज्बा मनुष्य को वाकई में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जी हाँ, ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले ऐसे ही एक युवा हमारे साथ हैं जो आज यंग इंडिया की युवा उड़ान भर रहे हैं। आप हैं मोहित शर्मा। हाल ही में मोहित शर्मा को मैं दर्शकों को बता दूं कि प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया महाराष्ट्र में। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दर्शकों, मोहित शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे युवा हैं, एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र हैं जिन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और भी तमाम पुरस्कार आपने प्राप्त किए हैं। जानेंगे मोहित शर्मा से ही। शुरुआत करते हैं। मोहित शर्मा जी, आपकी कहानी कहाँ शुरू होती है और ये मन में कैसे आया? समाज के लिए जो जो काम आपने किए, पहले उन्हें गिना दीजिएगा, क्या क्या किया है आपने? देखिए, जैसे कि आपने कहा इसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर आपने मेरे कामों के बारे में जानना चाहा है, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा मेरे जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें स्वच्छता, रक्तदान, पर्यावरण संरक्षण, जो हमारी कोविड-19 में जो हमारी एकदम से विपदा आई थी, ऐसी विपदाओं के लिए हम लोग हमेशा सज्ज रहते हैं, तो उसमें लोगों की सेवा करना, इसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स आयोजित करना, स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क सुरक्षा जागरूकता और जो मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक उनका पार्टिसिपेशन कराना। भारत सरकार और राज्य सरकार की अनेकों ऐसी स्कीम्स हैं जिनको ग्राउंड लेवल पे हम लोग जो है पहुंचाने का कार्य करते हैं एक स्वयंसेवक के रूप में। तो यही सारे कार्य मेरे जो हैं काफ़ी सालों से चल रहे हैं। छात्र होने के साथ साथ मैंने इन सभी कार्यों में अपना जो है उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिसके लिए इन सभी पुरस्कारों किया गया जी। कैसे शुरुआत हुई आपकी इस यात्रा की? शुरुआत तो देखिए, जैसे कहते हैं ना कि किसी पौधे को बनने के लिए एक बीज ही काफ़ी होता है। तो जो एक सामाजिक सेवा जिसको हम कहते हैं, उसको आप जो आसपास की आपकी गतिविधियां होती हैं, आपके आसपास के लोग जो कार्य करते हैं, उनको देखते ही कहीं ना कहीं आप में भी एक प्रेरणा जगती है। तो मैं बेसिकली विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ। जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर से मेरी शिक्षा पूरी हुई है 12th की। तो वहाँ पे कुछ टीचर्स थे जो इन सभी सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान देते रहते थे। कोई किसी परिवार से जुड़ा था, कोई किसी संस्था से जुड़ा था, लेकिन जो है किसी न किसी माध्यम से कार्य करते रहते थे समाज के लिए। कभी भोजन वितरित करना, कभी वस्त्र वितरण करना, अनेकों ऐसी गतिविधियों में। और हम छात्र थे उस स्कूल के, तो समय समय पर हम भी उनके साथ जाके उन चीज़ों में अपना प्रतिभागिता देते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, लेकिन वो एक कमी हमको खल रही थी कि कैसे समाज में अपना दायित्व हम निभा सकते हैं, किसके माध्यम से। तो फिर ग्रेजुएशन में जो हमारी भारत सरकार की एक स्कीम होती है राष्ट्रीय सेवा योजना, उसको मैंने माध्यम बनाया, उसका स्वयंसेवक बना। और फिर स्वच्छता जागरूकता से मेरी शुरुआत हुई, क्योंकि हम जब एनएसएस के स्वयंसेवक बनते हैं तो एक गांव को अडॉप्ट करते हैं, उसी गांव के डेवलपमेंट के लिए हम वर्क करते हैं। तो उसमें सबसे पहले भारत सरकार की 2019 में स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप एक प्रोग्राम आया था। उसमें मैंने अपनी एक टीम खुद की बना के 10 लोगों की उस मलिन बस्ती में जाके, जो हमारा फाल्तूनगंज कालीवाड़ी लगता है, उसमें मैं पहले बहुत ही दयनीय स्थिति थी। जो हमारा सीवरेज का पानी है वो लोगों के घरों तक जाता था, पानी बहुत बेकार आता था। तो उन सब चीज़ों की कंप्लेंट करके उसका पूरा सर्वे करके पूरे क्षेत्र में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम और साफ़ सफाई अभियान चला के मैंने अपनी शुरुआत की। लोग पहले हमको हिंसक भावना से देखते थे और बहुत जैसे कि ये लोग तो सफाई करने आए हैं और झाड़ू लगाते हैं, लेकिन हमारा क्या है, हम अपने प्रयासों से लोगों की जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कैसे परिवर्तित करते हैं। हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि लोग कैसे अपना सहभागिता हमारे लिए दें। तो धीरे धीरे हम उन लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी जो सोच है उसको परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार जब मेरा स्वच्छता में मैं भारत सरकार द्वारा उस स्कीम में चयनित भी किया गया था और जनपद लेवल पर सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद जब मेरा 18 वर्ष की आयु पूरी हुई, तो मुझे लोगों के जैसे एक्सीडेंट होते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और उनको रक्त नहीं मिल पाता है, तो उनकी जान तक चली जाती है। तो उन चीज़ों से मेरे को बहुत काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। तो मैंने 18 वर्ष की आयु होते ही रक्तदान शिविरों का आयोजन करके खुद डोनेशन स्टार्ट किया और अपने साथियों के साथ मिलके डोनेशन करवाया, और वो कारवा आज तक चल रहा है। और मैं रक्तदान में, आपको जैसे पता है कि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, लोगों की मदद भी करता हूँ। मैं स्वयं 16 बार रक्तदान कर चुका हूँ। 16 बार जी। और जो हमारी जिला रक्त कोष की टीम है जिला अस्पताल की, उनको 600 से ज़्यादा रक्त यूनिट का संग्रह भी करा चुका हूँ। जी। लोगों में आम धारणा ये है कि अगर खून शरीर से निकलता है, रक्तदान किया जाता है, उस समय कमजोरी आती है और बार बार रक्तदान नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 16 बार आप रक्तदान कर चुके हैं अब तक। आपकी जो आयु है, हमारे दर्शक आराम से समझ सकते हैं कि कितनी आयु है आपकी।
16 बार रक्तदान अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्या वाकई में कोई कमजोरी आती है, कुछ महसूस होता है रक्तदान करने के बाद? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों की जो सोच है उसको परिवर्तित करने का हमारा मेन मोटिव रहता है। तो जैसे कि अवधारणाएं बहुत गलत गलत तक रहती हैं कि आप रक्तदान करेंगे तो आप में कमजोरी आती है, आपको चक्कर आएंगे, आप अपनी यौन शक्ति तक खो देंगे। जो हमारे गांव की परिवेश में लोग हैं वो इस हद तक जानते हैं, लेकिन जब उनको मेडिकली जो चीज़ें हैं प्रूफ उनके बारे में बताया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। अब चूंकि मैं 16 बार कर चुका हूँ, मैं तो हर 3 महीने बाद, जैसे हमारी जो मेन आरबीसी होती है जी, जो हमारे रक्त का मेन कंपोनेंट होता है, वो 90 डेज के बाद ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय होके आपके जो टॉयलेट मार्ग है उसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। जी जी। तो इससे बढ़िया वो किसी के काम आए तो हमको डोनेट करना चाहिए। तो जो लोग शिक्षित हैं उनको तो आसानी से हम लोग समझा पाते हैं, लेकिन जो अशिक्षित हैं उनको समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि वो जब तक अपने आसपास या उनके घर में परिवार में कोई संबंधी जब तक उस पीड़ा से, उस रक्त की कमी से जब तक उनको उस चीज़ का अनुमान नहीं होता तब तक वो नहीं समझते हैं। लेकिन एक बार जब समझ जाते हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़कर कार्य करते हैं और रक्तदान के लिए आगे आते हैं। हमारा बस प्रयास यही रहता है कि लोगों को कैसे अपने साथ इन्वॉल्व करें और उनका माइंड कैसे परिवर्तित करें। सारी अवधारणाएं जो भी हैं कि कमजोरी आती है, मैं तो अपना रक्तदान करता हूँ, तुरंत अपनी गाड़ी लेके अपने आप ही जाता हूँ घर पे। कोई 5-10 मिनट का आपको बस रेस्ट करने की आवश्यकता होती है। अगर आप एक स्वच्छ शरीर हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपका खान पान ठीक है, आप किसी प्रकार की गोली, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं है, इन सब की जांच भी आपको रक्तदान से पहले आपकी की जाती है। जी। और रक्तदान करने के बाद भी ये नहीं आपके जांच को, आपके ब्लड को ऐसे ही चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद भी आपके अंदर कई ऐसी जांचें होती हैं जिसमें अगर आप पॉजिटिव पाया जाता है आपका ब्लड, तो आपको बताई भी जाती हैं और उसका आपका इलाज भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा आपको पूरा काउंसलिंग की जाती है और शिक्षित जो आपको जागरूक करते हुए उसका परिणाम भी अच्छा निकलता है। जी, कहते हैं कि रक्त की एक यूनिट न सिर्फ एक यूनिट है बल्कि 4 लोगों की जान बचा सकती है। जी, 4 फायदे हैं रक्तदान से, तो बेहतर कोई दान ही नहीं है। जी। तो रक्तदान के महत्व को आपने समझा, उसे अपनाया और 16 बार का रिकॉर्ड आपने बनाया है। आप वर्तमान में बरेली नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनने की यात्रा जो है वो कहाँ से शुरू हुई और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो सबसे पहले अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की तो उसमें स्वच्छता को मैंने अपनाया था। लोगों में स्वच्छता की अलग जगाने का कार्य किया था और वो स्वच्छता की अलग ऐसे जगती की जो इतने भी कार्यक्रम आते गए, चाहे सरकार के हों या राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के रूप में हो या महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में हो, मैंने जमीनी स्तर पर स्वच्छता को लेकर लोगों के बीच में जाकर काम किया। तो इसी सब कार्यों को देखते हुए जो हमारा नगर निगम है उसके जो कमिश्नर रहे उन्होंने मेरे को स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप और जितने भी कार्यक्रम हैं उनको देखते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए पहले ब्रांड एम्बेसडर मेरे को नियुक्त किया। आपको बता दें हमारे जो बरेली शहर की जो रैंक थी वो बहुत निचले स्तर पर थी इंडिया लेवल पे जब सर्वेक्षण होता था, लेकिन जब मैं ब्रांड एम्बेसडर बना, हम लोगों के प्रयास से, पूरे नगर निगम के टीम की, स्वच्छ भारत मिशन की टीम के प्रयास से जो हमारा 2024 में परिणाम आया वो टॉप 80 जो 80वां रैंक थी हमारे नगर निगम की वो आई। और इसके बाद मेरे को कंटिन्यू रखा गया। जो ब्रांड एम्बेसडर लगातार सहयोग करता है या सक्रिय रहता है उसको आगे भी कंटिन्यू किया जाता है। मेरे को 2025 सर्वेक्षण के लिए भी चयनित किया गया और उसका परिणाम ये रहा कि हमारे जो नगर निगम का और जो हमारी बरेली का स्वच्छता की रैंक है वो टॉप 20 में आई है इस बार। जी। और हमारा प्रयास ये है इस वर्ष जो है टॉप 10 और टॉप 5 में जो है अपने बरेली जनपद को लाने का प्रयास है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैं और हमारे जो नगर आयुक्त हैं और जो हमारी नगर निगम की पूरी स्वच्छ भारत की टीम है वो सभी जो है अनेकों प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। जैसे अभी राष्ट्रीय युवा दिवस गया, इस पर भी हमने स्वच्छता की अलग जगह आई है। अनेकों जो भी दिवस होते हैं उन पर स्वच्छता को लेकर हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। जी, बिल्कुल। स्वस्थ अगर रहना है तो स्वच्छता को हमें तरजीह देनी होगी। और आपका जो सपना है कि टॉप 5 में हम बरेली को लेकर के आएँ, हमारी आशा है कि ये ज़रूर पूरा होगा। जी, इसी तरह से आप लगे हुए हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं स्वच्छता के लिए, आप लगे रहिए, आपकी ये इच्छाएं भी पूरी होंगी। आपको भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा भी सम्मानित किया गया, उसके विषय में बताइए हमारे दर्शकों को। जी, मैंने आपको बताया जैसे मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवक के रूप में मैंने अपना शुरुआत किया था ग्रेजुएशन से। तो वो जो ऐसी शुरुआत हुई थी कि अनेकों कार्यक्रम मैं खुद संचालित करता गया, चाहे रक्तदान हो, पर्यावरण संरक्षण, और उसमें बीच में एक क्रिटिकल ऐसा समय आया था कोविड-19 जिसमें सभी लोग घर पे बैठे हुए थे। कोई किसी की जो है मदद करने के लिए आगे, कुछ ही लोग थे जो समाज में, जो जैसे सरकारी लोग तो जो मेडिकल टीम है, जो हमारे पुलिस वर्कर हैं या जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका तो काम था लोगों की सेवा करना। लेकिन हम जैसे स्वयंसेवक घर पे बैठे थे,
हमारा काम पूरा बंद हो गया था, यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी। तो हम लोगों के अंदर भी एक था कि हम कैसे समाज से जुड़ सकते हैं, कैसे लोगों के लिए हित में कार्य कर सकते हैं, लोगों की कैसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, जो क्वारंटाइन है उसको कैसे लोगों को कर सकते हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उनको कैसे अपने जो अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, जो उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए हमने वर्क किया। लोगों को सैनिटाइजेशन, पूरे पूरे गांव हमने सैनिटाइज किए, मास्क वितरण करवाया। जो हमारे ज़रूरतमंद लोग बाहर से आ रहे थे पलायन करके, उनको उचित स्थान पर पहुंचाने, उनको फूड प्रोवाइड कराना, राशन प्रोवाइड कराना, ये सभी कार्य चलते गए। पर्यावरण संरक्षण के रूप में प्लांटेशन हो गया, अनेक जागरूकता कार्यक्रम हो गए, ये सारे काम मेरे चलते गए स्वयंसेवक के रूप में। यानी तो आपदा में अवसर को आपने तलाश किया जी, और उस अवसर का लाभ उठाया। जी। तो काम करने का हमको पहले से ही बहुत वो था कि किसी न किसी तरह अपने आप को एक्टिव रखिए। जी। तो वो एक्टिवनेस, ऐसी एक्टिवनेस हुई कि पूरे देश से 30 स्वयंसेवकों का चयन किया जाता है एनएसएस के, जो 40 लाख की संख्या उसमें से, और उन 30 को जो है राष्ट्रपति भवन में बुलाकर माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मानित किया जाता है राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय पुरस्कार से। तो वो पुरस्कार भी मेरे को प्राप्त हुआ। इसके बाद भी मैं, जैसे लोग होते हैं कि पुरस्कार पा लिया, आप मुझे क्या करना, सर्वोच्च पुरस्कार है, राष्ट्रपति से ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। तो लेकिन मैं एक्टिव रहा, मैंने अपनी गति को जो है धीमा नहीं होने दिया। उसके बाद भी मैं आज भी कार्य कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा। उसके बाद विगत साल में मुझको दोबारा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित कर भारत की संसद भवन में मेरे को पुरस्कारित किया गया। इसके अलावा अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उनका अच्छा नाम है और वो अच्छे अपने कार्यों के लिए पहचानी जाती हैं, उनके द्वारा भी मेरे को अनेक पुरस्कार अनेक राज्यों में प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मुझे अभी महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार मेरा कारवां चलता जा रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपना मैं कंट्रीब्यूशन देता रहता हूँ। जी मोहित जी, ये प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान पुरस्कार जो आपको हाल ही में प्राप्त हुआ है, यहाँ तक की यात्रा के विषय में भी बताइए हमारे दर्शकों को। जी वही है कि अगर आप गतिमान रहते हैं, अगर आप रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं, बूंद बूंद करके भी अगर आप अपना जीवन समाज के लिए देते हैं, तो आपको भी उसका रिटर्न मिलता है। चाहे समय लगता है उसमें आपको, जो क्योंकि गतिविधियाँ ये तो नहीं है आप उसी में समर्पित हो जाएं, क्योंकि समाज के साथ साथ आपको खुद का भी विकास करना होता है। लेकिन अगर आप रुक गए तो आपको समाज वापस नहीं देगा। समाज आपको वैसे बहुत कुछ देता है, आपके लिए बहुत चीज़ें करता है, लेकिन अगर आप उसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे, अब जैसे रक्तदान मैं करता हूँ, तो रक्तदान मैं अपने लिए कभी भगवान की कृपा से कभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया, लोगों की हेल्प ही हुई है उससे। पर्यावरण संरक्षण में मैंने योगदान दिया। मैंने 2020 में जो कोविड हुआ था उसमें घर पे बैठ के एज अ जोनल कोऑर्डिनेटर सड़क सुरक्षा के लिए कार्य किया था, जिसके लिए मेरे को राज्य स्तर पे भी सड़क सुरक्षा पुरस्कार मिला था। तो सड़क सुरक्षा में भी मैं कंट्रीब्यूशन देता रहता हूँ, क्योंकि कारवां चलता रहता है, धीरे धीरे गतिमान रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप चयनित करती हैं। अब ये जो प्राइड ऑफ यंग हिंदुस्तान पुरस्कार मुझे मिला है, ये यंगिस्तान फाउंडेशन है महाराष्ट्र वेस्ट में। इन्होंने जो है पूरे देश से 15 युवाओं का चयन किया था, जो हमेशा सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक सेवा के लिए, युवा गतिविधियों में अपना उत्कृष्ट योगदान देते हैं जी। तो उत्तर प्रदेश से मेरा उन्होंने चयन किया, मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया और मुझे आगे भी इसी प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया, क्योंकि कोई भी पुरस्कार जब आपको दिया जाता है तो आपको आगे बढ़ने की एक ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के आप अकेले युवा हैं जिसने ये पुरस्कार प्राप्त किया है जी। इस हम देख रहे हैं आपके गले में मेडल भी है और साथ में एक शील्ड है, एक सर्टिफिकेट है। ये बताइएगा, ये मेडल, शील्ड और सर्टिफिकेट किस बात के द्योतक हैं, किस बात का संकेत है? ये देखिए, इस बात के संकेत हैं कि आपको कभी ना रुकना ना थमना है। आपको ये पुरस्कार मिला है तो ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो आप समाज के लिए कार्य करते चले आ रहे हैं। और ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब आपको कोई पुरस्कृत करता है, चाहे आप किसी संस्था के माध्यम से हो, चाहे सरकार के माध्यम से हो। वो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आपको हमेशा कुछ भी हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको अपने आप को कभी थमने नहीं देना है। आगे बढ़ते हुए कार्य के लिए हमेशा सज्ज रहना है और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहना है। जी, आपने जितने कार्य गिनाए हैं, एक लंबी फहरिस्त है आपके पास। समाज सेवा से जुड़ा हुआ शायद ही कोई ऐसा कार्य हो जिसमें आप लिप्त न रहे हो। इसके बीच पढ़ाई, दोनों में तालमेल कैसे बिठा पाते हैं? देखिए, अगर आप, जैसे कि मैंने ये पेन लगा रखा है एक, अब आपको इस पेन का क्या दिख रहा है? सिर्फ कैप दिख रहा है जी। उसके अंदर की जो पूरी रिफिलिंग है वो नहीं दिख रहा है, ऊर्जा वो नहीं दिख रही है जी। तो इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे लगा ली तो आपको दिख रहा है सिर्फ ये पेन, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। आपका हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क आप कैसे करते हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो मैंने हार्डवर्क तो मेरा हर कार्य में रहा ही है, उसके साथ साथ अपनी जो छात्र जीवन है जैसे कि आपने कहा, उसमें भी मैंने अपना उच्च अंक हमेशा प्राप्त किया, हमेशा फर्स्ट डिवीज़न आई है मेरी। और मैं कैंपस का छात्र हूँ विगत 2-3 वर्षों से। मैंने वहाँ पे भी जो है उच्च लेवली अपनी शिक्षा को प्राप्त किया है और कभी भी नीचे नहीं आने दिया। इसलिए सर जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी मेरे सपोर्ट में रहते हैं कि तुम जो है कुछ भी करो, लेकिन अपनी शिक्षा, समाज के जो आपकी दायित्व हैं उनको निभाते निभाते अपने आप को इतना एकेडमिक में पीछे मत कर लेना कि आप आगे कुछ ना कर पाओ। लेकिन उन्होंने कभी मेरे को रोका नहीं है, तो मैं जो है धीरे धीरे लगा हुआ हूँ और आगे आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में कार्य भी करना मेरा एक सपना है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। उसके बाद में फिर से जो मैंने सीखा है वो अन्य छात्रों को, अन्य युवाओं को कैसे उसमें लिप्त करना है, उनको ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड करनी है, कभी अपने पास नहीं रखना है। जी, ये सपना है आपका। जी बिल्कुल, आपके सपने साकार हों ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए एडवांस में हैं। जी मोहित जी, परिवार के लोग होते हैं, सबकी अपेक्षाएं होती हैं, जैसा आपने कहा भी स्वीकार किया, तो किसका कब कितना सहयोग आपको मिल पाया? देखिए, जैसे परिवार में होता है, परिवार में आप कुछ भी करें, आपके जो माता पिता होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो कभी आपको किसी चीज़ के लिए टोकते नहीं हैं। अगर उनको लगता है कि मेरा बच्चा सही है, आप बस गलत दिशा में ना जा रहे हो। अगर आप गलत दिशा में जाएंगे तो आपको वो टोकेंगे भी, रोकेंगे भी, सारे काम करेंगे। अगर आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो कभी आपको नहीं टोकते। तो मेरे पेरेंट्स का जो है हमेशा सपोर्ट रहा है। लेकिन जो हमारे भाई बहन होते हैं उनको कुछ ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि वो बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, तो उनको चिंता ये लगी रहती है कि आप भी जो है सेटल हो जल्दी से जल्दी, जिससे जो है आपका भी आगे का भविष्य वो सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन मैंने क्या कि मैंने जो समाज के लिए कार्य किया उसके साथ साथ मैंने उनको परिणाम भी ला के दिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा, चाहे राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति। ये परिणाम उनको जब दिखते हैं, जहाँ सपना होता है लोगों को, वो मेरे साथ जाके वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, तब उनको लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। और उसके साथ साथ एकेडमिक में भी मेरा स्ट्रांग है, तो उनका भी सपोर्ट ऑटोमेटिक मेरे को मिलता रहता है। मेरे भाई हैं, चाहे मेरे दीदी हूँ, चाहे मेरे जिया जी हूँ, सभी मेरे को सपोर्ट करते हैं। और कभी भी उन्होंने मतलब एक ब्रेकर बनने का काम नहीं किया, हमेशा सपोर्टर बनने का काम किया है। जी, अच्छा, एक टीम को गठित कर पाना और संगठित होकर किसी कार्य को अंजाम देना अपने आप एक चुनौती भरा कार्य है। सफाई के मामले में आपने कहा कि आप स्वच्छता के लिए आपने बहुत काम किया है और एक टीम बनाई। ये टीम बनाना एक अपने आप में बहुत जटिल कार्य है। कैसे लोगों को आप प्रेरित कर पाते हैं, कैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं? अब मैं इसमें बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना की जो इकाई होती है उसमें एक यूनिट, एक कॉलेज में यूनिट होती हैं, किसी में जिसमें संख्या ज़्यादा है उसमें ज़्यादा यूनिट होती हैं, लेकिन जो एक यूनिट होती है उसमें 100 स्वयंसेवक वॉलंटियर कार्य करते हैं। एक स्वयं जो 100 वॉलंटियर हैं उसमें अगर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो बाकी के जो वॉलंटियर वो आपको फॉलो करते हैं। उसमें 10-20 ऐसे वॉलंटियर होंगे जो हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे कि आप बस एक काम बताएं उनको, वो आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड डोनेशन, स्टार्टिंग में मैंने जब पहला कैंप लगाया तो उसमें सिर्फ 6 ब्लड डोनेशन हुए थे, लेकिन जब मैंने रेगुलर उसको 4 महीने बाद खुद भी डोनेट कर रहा हूँ, तो समाज में कहीं ना कहीं जो मेरे साथ के युवा हैं वो मेरे देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है, तो अगर ये हमेशा तत्पर रह सकता है तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मैं भी कर सकता हूँ इसके साथ में, क्योंकि मुझे अलग से करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसके साथ साथ मैं भी जो है समाज के लिए अपना जो मेरे दायित्व हैं उनको निभा सकता हूँ। तो वो मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि इस कैंपेन में इसे जो हमारा कार्य है इसके माध्यम से ये हम समाज के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे कार्य में बढ़ता चला जाता है। और आज जो है अनेक ऐसे युवा हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं, और वो भी अनेक मंचों पे जो है राज्य लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, अनेक संस्थाओं से अनेक राज्यों में सम्मानित भी हो चुके हैं। मतलब मेरा खुद के लेवल पे नहीं है, मेरे जितनी टीम है, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं अपने साथ साथ उस टीम को भी आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि सच्चा लीडर, जो सच्चा टीम वर्क होता है वो यही होता है कि खुद के साथ साथ अपने सभी जो मेंबर्स हैं उनकी भी उंगली पकड़ के उनको भी आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो टीम वर्क अपने आप हो जाता है, जो टीम हो वो अपने आप बन जाती है जब आप सही दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। जी, आपको चूँकि स्टूडेंट हैं आप और एकेडमिक लेवल भी आपका अच्छा आपने बताया, तो जो आपके स्कूल, विद्यालय, कॉलेज जो भी संस्थान रहे हैं, जहाँ भी आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, वहाँ के अध्यापकों का, गुरुजनों का किस तरह से क्या सहयोग मिल पाता है? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप कोई कार्य करते हैं, हूँ तो मैं छात्री, उसके साथ साथ वॉलंटियर, उसके ऊपर आपके जब आप छात्र होते हैं तो टीचर होता है, वॉलंटियर होते हैं तो आपके ऊपर अधिकारी होते हैं, कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम समन्वयक, फिर आपके रजिस्ट्रार, फिर आपके वीसी। तो इस प्रकार से बस आपको एक काम करने की ज़रूरत होती है। आपको सपोर्ट सभी का मिलता है, चाहे पहले कम मिले, लेकिन जब आप ऐसे ऐसे परिणाम ला के देंगे
तो सभी आपका सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये है, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे छात्र जीवन हो चाहे कोई सा भी जीवन हो, आप समाज के लिए कर रहे हो चाहे किसी के लिए, आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। उसके लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत रहना होता है। 2 प्रोग्राम्स आपको चाहे अकेले चलना पड़े, अकेले करवाना पड़े, लेकिन तीसरे प्रोग्राम में ऐसा होता है कि वो लोग खुद आते हैं, खुद इनवाइट होते हैं, खुद आते हैं और खुद आपका प्रोत्साहन करते हैं, कि शाबाशी देते हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अभी जैसे स्टार्टिंग में तो मैं अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता था, लेकिन अब ऐसा हो गया, अगर मैं कोई कार्यक्रम आयोजित भी करता हूँ और मैं जिस सम्मानित व्यक्ति, जिस प्रोफेसर या जिसको भी बुलाना चाहूँ, तो वो खुशी खुशी मेरे कार्यक्रम में आते भी हैं। और एक जैसे बताते हैं कि कुलपति जी से मिलना बहुत मुश्किल होता है, उनके सामने अपनी बात रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे जो कुलपति महोदय हैं वो बहुत ही सज्जन है। वो मतलब हर छात्र को बढ़ाते हैं और हर पॉसिबल जो मदद होती है उसको करने के लिए सज्ज रहते हैं। और मेरे कार्यक्रम समन्वयक उन्होंने हमेशा मेरे को जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। उन्हीं की आज मार्गदर्शन के बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? भविष्य के लिए तो जैसे कि अभी मैं बीच में ही बता चुका कि अपने जो एकेडमिक है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए शोधार्थी बनकर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मेरा सपना है। उसके बाद जो भी मैंने आज तक कार्य किए हैं उसको एनएसएस के माध्यम से उसके अधिकारी के रूप में जो नए छात्र हैं, जो हमारे आज के युवा हैं, उनको भी किस प्रकार से समाज में योगदान दे सकते हैं उसके लिए तैयार करना मेरा एक सपना है। यानी अपनी यात्रा को सतत जारी रखना जी आपका अगला लक्ष्य है। जी जी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपने जो तैयारियां की होंगी निश्चित ही अनूठी होंगी, अद्वितीय होंगी। जी। हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा इस समय आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आपसे प्रेरित होकर के खुद भी अपना योगदान दें। कोई भी युवा जो अब तक इस तरह के कार्यों में संलिप्त नहीं हुआ, कैसे आगे बढ़े, क्या बताना चाहेंगे उसके लिए? देखिए कि जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ये जो आप अभी परिणाम देख रहे हैं वो क्षण भर का परिणाम नहीं है, उसके पीछे एक लंबी यात्रा मैंने तय की है। 7 वर्ष 8 वर्ष मेरे को लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन अगर मैं बीच में कहीं छोड़ के भाग जाता तो मेरे को जो आज उपलब्धियाँ मिली हैं या जो लोग मेरा सम्मान करते हैं वो मेरे को शायद नहीं मिल पाता। तो मैं युवाओं से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़े बहुत जो आपको निराशा प्राप्त होती है, आपके लक्ष्य अगर आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप उसको छोड़कर जाएं नहीं, उसके प्रति हमेशा निरंतर प्रयासरत रहें। आपको देर से ही सही, लेकिन जब आपको सफलता मिलेगी ना तो वो आपकी ऐसी गूंज करेगी कि आपको किसी के आगे आने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप मतलब निरंतरता बहुत ज़रूरी होती है, प्रयासरत हमेशा रहना है आपको। क्योंकि जब मैं चला तो मैंने अकेले कदम बढ़ाया था, लेकिन वो कारवां ऐसा बढ़ा, आज मेरे साथ हज़ारों कदम है, लेकिन वो पहला कदम रखना सिर्फ आपको पड़ेगा। बिल्कुल। एक कदम आप बढ़ाइए, जहाँ समाज आपके लिए ऐसे कोइंसिडेंस कर देता है कि आप कार्य करते 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 आपके साथ लोग भी जुड़ते रहेंगे, आप जो है कार्य करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत प्रेरित करती हो आगे बढ़ने के लिए, या कोई ऐसी बात जो आपके मन में दबी हो, बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, जिसने आपको बहुत उल्लासित किया हो, बहुत अग्रसित किया हो आगे बढ़ने के लिए? आगे बढ़ने के लिए जैसे कि मैंने बताया, मैंने समाज को बहुत दिया है। और जब आपने पूछा है कि मन में कोई ऐसी बात हो, तो जैसे कि मैंने जब समाज को देते 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 बीच में एक ऐसा फेज आया था मेरा कि मेरा एकेडमिक में मैंने मास्टर्स करने के बाद में थोड़ा सा मेरा ढीलापन आ गया था, क्योंकि समाज को देना भी बहुत ज़रूरी है जी। तो उस फेज में मेरे को जो है, मैंने जहाँ भी अप्लाई किया जिन चीज़ों के लिए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उन चीज़ों में मेरे को निराशा प्राप्त हुई जी। तो मैंने फिर समाज को जो मेरे दायित्व उनको थोड़ा धीमा किया, उनको बंद नहीं किया। जैसे कि जो मेरी एक्टिविटी महीने भर चलती थी उनको मैंने महीने में 1-2 बार करना स्टार्ट किया, और जो मेरा एकेडमिक है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको समय दिया जी। तो मैं वहाँ पे जो है अब मैं उस चीज़ में भी सक्सेसफुल हुआ हूँ। और जो है क्योंकि अगर निराशा को आप उसको वहीं बैठ जाएंगे थाम के तो आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। यानी तालमेल बहुत ज़रूरी है। तालमेल बहुत ज़रूरी है। कभी एक चीज़ को आगे रखना पड़ता है आपको, कभी दूसरी चीज़ को आपको कम करना पड़ता है। उस तालमेल को बैठाते हुए निराशा तो बहुत आई थी, ऐसा हुआ था कि मैं पूरे महीने महीने तक घर पे ही रहता था, लेकिन उसको मैंने यूटिलाइज़ किया, अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा जाए, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया जाए, उन सब चीज़ों को करते हुए मैं आज एकेडमिक में भी बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ आपको, और जल्दी आपको बहुत कुछ करता हुआ दिखाई भी दूंगा। बिल्कुल, आपकी ये युवा उड़ान यूं ही जारी रहे और आप इसी तरह समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहें, ऐसी हमारी कामना है। मोहित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। आपका स्टूडियो में आने के लिए, अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।